हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। इसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय परमाणु से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, वेग और ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन का एक परमाणु बना हुआ है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें पूरी डिटेल बताई हुई है। तो वहाँ पर बताया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में गति करता है तो कक्षा में गति करने के लिए एक नाभिकीय बल की आवश्यकता होती है और एक अभिकेंद्री बल यहाँ कार्य करता है। साथ में ही एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में बना रहता है। तो इसमें बताया गया है कि ये दोनों ही बल जो कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल और अभिकेंद्री बल दोनों आपस में बराबर होते हैं, तब हमें ये वाला समीकरण यहाँ मिल रहा है। और इस तरीके से इसको हल करके शॉर्ट में कक्षा की त्रिज्या और उसकी ऊर्जा यहाँ पर निकाल दी गई है और बताया है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, जो यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। यदि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह धनात्मक होती है तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंद कक्षा में घूम नहीं पाता। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं और इसको हल करते हैं। तो इसके लिए हम ये देखें, थोड़ा सा विस्तार करते हैं। हमने हाइड्रोजन परमाणु का यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है। तो रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम ये तीनों चीज़ें अब निकाल रहे हैं। ये हम चर्चा कर चुके हैं, पहले ही आपको बता दिया कि जो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर एक अभिकेंद्री बल लग रहा है और एक यहाँ पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। दोनों ही बल आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर Fe का मान कूलाम के नियम से, अब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उससे हमें ये वाला समीकरण यहाँ पर प्राप्त होता है। और साथ में ही अभिकेंद्री बल द्रव यहाँ पर mv²/r हम पहले से जानते हैं और ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों की हमने यहाँ तुलना की, इस समीकरण में मान रख दिया है, जिससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जा रहा है। अब यहाँ इस समीकरण में आप देखें तो एक तरफ दाईं तरफ एक r है और बाईं तरफ r² है। तो इनमें से एक एक r दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है। तो जब ये r कैंसिल कर दिए तब हमें समीकरण 2 1/4πε0 e²/r = mv² मिल रहा है। तो हम इस समीकरण 2 को ध्यान में रखेंगे। अब हमें जो कुछ भी निकालना है
सब इसी समीकरण से निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं। तो जो समीकरण हमें प्राप्त है mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E²/r है। इससे r निकालने के लिए जो यहाँ पे r है इसको हम बाईं ओर ले आते हैं और यहाँ जो mv² है बाईं ओर इसको हम जहाँ r था वहाँ ले आते हैं। तो हमें एक समीकरण मिल जाता है r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E² बटे में है mv²। तो यह समीकरण आप देखें तो r जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही समीकरण हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के लिए समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम फिर से उसी समीकरण 2 को लेकर चलते हैं। तो समीकरण 2 में हमें mv² बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E²/r है। इसमें से हम m को बाईं ओर से जो गुणा में है उसको दाईं ओर ले आते हैं। तो दाईं ओर आके ये भाग में आएगा। तब हमें समीकरण मिल जा रहा है v² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E²/mr। तो इस तरफ वर्ग है तो वर्ग दूसरी तरफ आके वर्गमूल बन जाता है। और तो इस तरीके से हमें v बराबर e, अब यहाँ देखिए अपन E² है तो इसका वर्गमूल e निकल आएगा बाहर। तो हमें यहाँ पर v बराबर e बटे में √4 पाई एप्सिलॉन 0 mr प्राप्त हो जाता है। तो यह जो समीकरण है यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग को दर्शा रहा है। तो समीकरण 4 को देखें आप और समीकरण 3 को देखें, दोनों ही समीकरण वेग और त्रिज्या में संबंध को दर्शा रहे हैं। इन दो समीकरणों से हम r और v के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम वहीं समीकरण 2 से समीकरण 2 को लेंगे और इसके दोनों ओर हम 1/2 का गुणा कर देंगे। तो ये देखिए बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ हमने 1/2 का गुणा किया है। तो दाईं ओर अगर आप देखें तो हमें एक सूत्र मिल जाता है हाफ mv², 1/2 mv², जो गतिज ऊर्जा का सूत्र कहलाता है। तो हम इसे गतिज ऊर्जा या k ले लेते हैं। और बाईं ओर को जब अपन हल करेंगे तो अंश में सिर्फ E² है और हर में अगर आप देखें तो 2 × 4 आपका 8 हो जाएगा और पाई एप्सिलॉन 0 r। तो बाईं ओर E²/8 पाई एप्सिलॉन 0 r प्राप्त हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। अब हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो हमने स्थिर वैद्युत वाले अध्याय में स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त किया था। कूलाम के नियम से ही हमने उसे प्राप्त किया था। तो वो जो समीकरण था स्थितिज ऊर्जा का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू E इंटू -E/r है। यहाँ पर E जो है यह प्रोटॉन के आवेश को प्रदर्शित कर रहा है और -E इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रदर्शित कर रहा है। कूलाम के नियम में हमने देखा था कि दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल हो रहा था और आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो अभी हम पहले लिए थे। तो जब हमने लगने वाले बल को समाकलित किया था और किए गए कार्य की गणना की थी, यानी जो विभव था उससे हम
यानी लगने वाले बल से कार्य रूप में जो प्राप्त किया था वो हमें इस रूप में प्राप्त हो गया था 1/4πε0 -e² अब हम इसको हल कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, सभी को एक साथ लिख दे रहे हैं जब, तो u बराबर -e²/4πε0r मिल जा रहा है। तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हो गई है। हमें गतिज ऊर्जा पहले प्राप्त हो गई थी और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हमने प्राप्त कर ली है। अब हमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है, तो इसके लिए हम दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे, यानी कि अब हम कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा कर देंगे। तो हमने k का मान यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर u का मान रख दिया, दोनों को ऐड किया। यहाँ पर माइनस साइन हमें मिल रहा है क्योंकि ये जो स्थितिज ऊर्जा थी वो माइनस में थी और माइनस और प्लस साइन, ये माइनस साइन मिल गया यहाँ पर। अब आप यहाँ बाईं इसमें देखें, दो टर्म हैं दाईं तरफ और दोनों टर्म में हमें कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। अंश में अगर आप देखें तो e² कॉमन है और हर में अगर आप आएँ तो πε0r ये कॉमन है और एक टर्म में 8 है, दूसरे में अपॉन में 4 है, तो कॉमन यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो दोनों में से हम 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो एक ही बचना है और पहले वाले टर्म में 8 की जगह पर 2 बचेगा। 4 2 जा 8 होते हैं तो 4 बाहर निकला। तो आप देखें अंश में से e² और नीचे से 4πε0r निकला बाहर, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, तो हाफ, और यहाँ पर 1 बचा था, अंश में भी 1 था और हर में भी 1 था, तो 1/1 मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पे आधे में से हमें अब 1 को घटाना है। आधे में से 1 तो नहीं घटता है, लेकिन 1 में से आधा घटा सकते हैं। अब यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो चिन्ह हम ऋणात्मक ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक ये मान प्राप्त हो रहा है e²/4πε0 -½ का मल्टीप्लाई होगा, तो E = -e²/8πε0r प्राप्त हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। अब ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ जो ऋण चिन्ह आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है और क्या आपका प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, कक्षा में वेग और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा है यह ज्ञात कर लिया। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें कुछ कमियां रहीं और कुछ एडवांटेज रहे, वो हम थ्योरी की क्लास में विस्तार से जानेंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के लिए आप फिजिक्स बाय पटेल सर ऑन @देवेंद्र पटेल सर फिजिक्स देखते रहिए और हमेशा संपर्क में बने रहिए। धन्यवाद।